कल तुम लोगों ने अंकित के साथ इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स पे कैसा है बातचीत ऑलरेडी कर ली है ना। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई चीज़ अब रह गई है कंसेप्चुअली समझने की कि जो तुम्हें नहीं पता है कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप ऑफ थिंग्स तुम सब जानते हो, एकदम ज्ञानी बच्चे हो। तो अब हम लोगों को डायरेक्टली जो तुमने कल प्रूफ या कल जो तुमने कंसेप्ट सीखे, अब उन कंसेप्ट्स के बारे में हमें क्या करनी है, अब आगे एक बार बातचीत करनी है कि मतलब आपको कल जो सिखाया गया वो सही में ट्रू है भी क्या, कि अंकित का मन कर रहा था कुछ भी कुछ बोलने का या मेरा कुछ मन कर रहा है कुछ भी कुछ बोलने का, तो हम दोनों ने कुछ भी कुछ बकबक करने लगे, ऐसा है क्या? नहीं, हर चीज़ का एक नियम है, ठीक है, हर चीज़ के अपने क्या है, एक नियम है। तो वो जो नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग क्या आप लोगों के पास वो वाली चीज़ है कि नहीं है, उसका प्रूफ है कि नहीं है। तो एक्चुअली कल जो कंसेप्ट तुमने सीखे हो, इंटरसेप्टेड आर्क या फिर इंस्क्राइब्ड एंगल, जो ऑलरेडी वो सिखा चुके हैं कि क्या होता है, कैसे करते हैं, तो अब मैं डायरेक्ट उसका तुम लोगों को क्या देने वाली हूँ, प्रूफ देने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम लोगों को ऑब्वियस है कि डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ तुम लोगों को गिवन वगैरह ये सारी चीज़ें भी लिखनी पड़ेंगी। तो अगर मैं गिवन के रिस्पेक्ट में बातचीत करूं या फिर डायग्राम के रिस्पेक्ट में अगर मैं बातचीत करूं, तो हम लोगों को देखो सिर्फ एक ही चीज़ पता है, वो ये पता है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। उस सर्कल में क्या होगा, आप लोगों के पास एक सेंटर होगा। तो वो चीज़ मैं गिवन में सबसे पहले ही मेंशन कर देती हूँ। सर्कल के सारे क्वेश्चन है, बल्कि मैंने कहा है कि पहले मेंशन करना, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा, अब इसको मेंशन करने के बाद फिर अब हमारी गाड़ी कहाँ जाने वाली है। अब पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम के बाद हम ये देखते हैं कि उस डायग्राम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करेंगे। तो डायग्राम में पहले आ जाता है आप लोगों के पास एक सर्कल। तो मानकर चलो कि ये हम लोगों का सर्कल हो चुका है, ठीक है, ये हो गया आपका सर्कल, ये इसका हो गया सेंटर। इस सेंटर पे मुझे फिलहाल, इस सर्कल पे मुझे एक फिलहाल क्या बनाना है, एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाना है, ठीक है। इस सेंटर पे, सॉरी, सर्कल पे मुझे क्या बनाना है, आप लोगों का एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाना है। तो कहीं पर भी कैसे भी तुमने अपना कैसा है एक प्यारा सा सुंदर सा इंस्क्राइब्ड एंगल बना लिया। तो मान लो कि ये इंस्क्राइब्ड एंगल मैंने बना लिया, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का, ये इसको कट कर रहा है सर्कल को इस दो पॉइंट्स पे, और ये है उसका इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, कैसा होता है, ये सारी चीज़ें अगेन तुम लोगों को कल सिखाई जा चुकी हैं क्लास में, राइट। अभी हम लोग सिर्फ प्रूफ देख रहे हैं। तो लेट दिस पॉइंट बी ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी नाम दे दिया हमने, और ये जो है आपका सेंटर ओ। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि यहाँ पे आपका इंस्क्राइब्ड एंगल कौन है, तो यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल कौन है आप लोगों का, ए सी बी, बराबर है। ये कौन है आप लोगों का, ए सी बी। तो ये इंफॉर्मेशन एकदम तेजी से यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पर आपके पास जो एंगल है ए सी बी, ये ए सी बी आप लोगों का कैसा है, एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, बराबर। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास आ गई कि इंस्क्राइब्ड एंगल है। अभी जो इंस्क्राइब्ड एंगल आप लोगों के पास है, क्या इसमें और भी किसी जानकारी की आपको नीड पड़ने वाली है क्या, कि मतलब ये जानकारी होनी चाहिए तभी हम लोग इस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का प्रूफ कर पाएंगे। तो इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, आप क्या करो, इस ए को इस ओ यानी कि सेंटर से जोड़ दो, और ये जो बी है इस ओ को आप क्या कर दो, इस सेंटर से जोड़ दो। ये पहला कंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरा, ये जो आपका सी है, आप एक काम करो, इसको भी इस सेंटर से ज्वाइन कर दो। ये हो गया हमारे पास टोटल 3 कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, लेट से पी, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो चलो इसको लिख दो फटाफट। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ क्या है। टू प्रूफ में बाद में घुसते हैं, जो जो चीज़ें मुझे पहले पता है या जो जो हम लोगों के दिमाग में नेचुरली आ रही हैं, ठीक है। रट्टा मार के तो यार तुम लोग ऑब्वियसली रट ही लोगे, बल्कि बेटर ही रट लोगे, ठीक है। रट्टा मार के नहीं, नेचुरली दिमाग में क्या आ रहा है, तो नेचुरली दिमाग में ये आ रहा है कि हमें ओ ए को, ओ बी को और ओ सी को ज्वाइन करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया ओ ए को, ज्वाइन कर लिया ओ बी को, ज्वाइन कर लिया ओ सी को, बराबर है, ओके। उसके बाद हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये लिखनी है कि जो ओ सी है, उस ओ सी को हमने इस तरीके से एक्सटेंड किया कि उस पर एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी कि एक्सटेंड ओ सी सच दैट क्या, कि आप लोगों के पॉइंट्स कैसे हैं, सी डैश ओ डैश पी। तो जो कंस्ट्रक्शन तुमने किया है
उस कंस्ट्रक्शन का सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने है, पूरी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब तुम्हें उसकी पता चल गई। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो तुम अभी प्रूफ करने जा रहे हो, उस इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का ये इतना इतना सारांश हम लोगों के सामने पेश हो गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या गिवन में और भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैं लिख सकती हूँ? हाँ, एक इन्फॉर्मेशन ये है और एक्स्ट्रा की जो तुम लिख सकते हो कि ये जो आपने इंस्क्राइब्ड एंगल बनाया है ACB, इस इंस्क्राइब्ड एंगल ने कौन सी आर्क को कट किया। तो एक काम करो, कल अंकित ने सिखाया होगा इंटरसेप्टेड आर्क का मतलब, तो इसको ना थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम P कह देते हैं। मैंने क्या किया था, इसको P कह दिया था, एक काम करते हैं अपन इसको P कह देते हैं। तो ये जो है एंगल ACB, इंस्क्राइब्ड एंगल ACB, ये इंस्क्राइब्ड एंगल ACB कौन सी आर्क को कट कर रहा है? ये कट कर रहा है आप लोगों की आर्क APB को। यानी कि क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि आप लोगों के पास जो आर्क है APB, ये आप लोगों की क्या है, एक इंटरसेप्टेड आर्क है। इंटरसेप्टेड आर्क का मतलब क्या होता है? जो आर्क कट हुई है, ठीक है, हमारे इंस्क्राइब्ड एंगल की वजह से जो आर्क क्या हो गई, कट हो गई। कल की पूरी क्लास तुम लोगों को सिर्फ यही चीज़ सिखाने पे थी कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होती है, राइट। अब आ जाते हैं हम हमारे टू प्रूव में। तो एक्चुअली हमको टू प्रूव करना क्या है? हमें टू प्रूव ये करना है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, जो आपके सरकमफरेंस पे बन रहा है ऊपर वाले केस में, क्या नाम है उसका, एंगल ACB, ये एक्चुअली में हाफ टाइम्स होता है। किसके हाफ टाइम्स होता है? जिस आर्क को वो कट कर रहा है, ठीक है, जिस आर्क को वो कट कर रहा है। तो किस आर्क को वो कट कर रहा है? APB को। तो मेजर आर्क APB को, यानी कि इंस्क्राइब्ड एंगल ने जिस आर्क को कट किया, वो कट का होने वाली आर्क आप इस तरीके से कह सकते हो कि डबल होती है एज कंपेयर टू इंस्क्राइब्ड एंगल की। आर्क डबल हो जाती है और इंस्क्राइब्ड एंगल आर्क का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। दोनों ही आपस में कैसे टर्म से रिलेटिव। कंफ्यूज मत हो जाना कि पहले तुम हाफ बोल रहे थे फिर अभी तुम डबल बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या रहता है, आपके जो आर्क जिसको उसने कट किया है उसका क्या कर देगा, हाफ होगा, हाफ टाइम्स रहेगा। ओके, अब इस चीज का प्रूफ कैसे करेंगे? ये प्रूफ हम टोटल 2 केसेस बनाकर इसको करने वाले हैं, मतलब कि 3 केसेस बनाएंगे, ठीक है। इस टोटल प्रूफ में हम लोग कितने केसेस बनाने वाले हैं? 3 केसेस बनाने वाले हैं। ये एक्चुअली में केस नंबर 1 का डायग्राम है। ये एक्चुअली में किसका डायग्राम है? केस नंबर 1 का डायग्राम है। बाकी केसेस के डायग्राम कैसे रहेंगे वो भी मैं तुम्हें बताती हूँ। 3 केसेस की नीड क्यों पड़ रही है वो भी हम बातचीत करते हैं। बट फिलहाल अगर इस केस को अगर मैं कंसिडर करूँ तो इस केस को कंसिडर करके तुम लोगों को पहले ये वाला जो रिलेशनशिप है ये क्या करके देना है, मुझको प्रूफ करके देना है। तो आ जाते हैं हमारे केस नंबर 1 के लिए। तो फॉर केस नंबर 1, ठीक है, फॉर केस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रूफ में जो पहली चीज रहेगी वो रहेगा आपका केस नंबर 1। अब देखो ये केस नंबर 1 क्या है। सबसे पहले भूल जाओ कि इंस्क्राइब्ड एंगल, ये एंगल, वो एंगल कुछ होता है। अगर मैं तुमसे कहूंगी कि ट्रायंगल AOC पे अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाओ, तो तुम क्या ये नहीं कहोगे कि आपके पास जो ट्रायंगल AOC है उसमें जो आपका सेक AO है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस चीज के, आपके सेक OC के। और इसका आप रीजन क्या दोगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, बराबर। इसका रीजन क्या आ जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, बराबर कह रही हूं मैं। लेकिन मानकर चलते हैं इसके अलावा अगर मैंने तुमसे कुछ पूछा कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स उसकी इक्वल होती है तो क्या कंसेप्ट लगता है, तो तुम बोलोगे कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर मैं AO को अपनी एक साइड कंसिडर करूं ट्रायंगल की, तो AO के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ऑब्वियस है कि AO के अपोजिट एंगल कौन सा होगा आप लोगों का, C। AO के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, C। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो मेजर एंगल ACO है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, मेजर एंगल आपके CAO के, ठीक है। और इसका रीजन हम लोग क्या दे देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बराबर। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था ये वाला, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। हो गया, डन हो गई वाली चीज, बराबर। कि एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल की 2 रेडियस तो ऑब्वियसली इक्वल थी, उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आए हैं इनको मैं कुछ वेरिएबल मान लेती हूँ। मैं मान लेती हूँ कि आपका ये एंगल ACO और ये जो आपका एंगल CAO है इनकी वैल्यू को मान लेते हैं, मैंने x डिग्री अज्यूम कर लिया।
तो अगर मैं इनको x अज्यूम करूंगी तो डायग्राम में तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला एंगल x होना चाहिए और ये वाला एंगल ये भी आपका x होना चाहिए, बराबर। मैंने क्योंकि अज्यूम किया है ना, ऑब्वियस है, इसीलिए होना चाहिए, मेरी अपनी कोई मर्जी ऐसा नहीं है। तो इसको मैंने दे दिया आपका इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने अज्यूम किया और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये जो ट्राइंगल है आपका ACO, ये आपका ट्राइंगल है A, ये आपका ट्राइंगल है C, ये आपका ट्राइंगल है O, तो इस ट्राइंगल ACO का एक्सटीरियर एंगल कौन है? तुम ये नहीं कहोगे मैडम इसका एक्सटीरियर एंगल आपका ये AOP है, एक्सटीरियर एंगल आपका AOP है, बिल्कुल इसका एक्सटीरियर एंगल AOP है। तो जो बचपने में तुमने एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या कहता है, बाहर वाला जो एंगल होता है वो अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल्स के एडिशन के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इसको 1 कहूंगी तो 1 इक्वल टू कितना आएगा आप लोगों का, ये 2 का एडिशन, 2 का एडिशन मतलब किसका एडिशन, 2 + 3 का एडिशन। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन है, ट्राइंगल AOC का, तो ट्राइंगल AOC के लिए उसका एक्सटीरियर एंगल कौन है, AOP। तो क्या मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकती हूँ कि एंगल AOP इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एंगल, जो अंदर के दो एंगल्स के एडिशन के बराबर, तो एंगल ACO प्लस एंगल CAO, ठीक है। और इस चीज का हम लोग रीजन क्या देंगे यहाँ पे, ये रीजन क्या आ जाएगा आप लोगों का, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, थ्योरम बराबर ऑफ ट्राइंगल, बराबर ये आ गया। अब ऊपर ही तुमने ये अज्यूम करके रखा है कि इन दोनों एंगल को तो हम लोग x और x मानने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने रीजन दे दिया फ्रॉम 1। तो बेसिकली यहाँ से आपके पास ये चीज आई कि वो जो एक्सटीरियर एंगल था AOP वो किसके बराबर है, वो 2x के बराबर है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो 2x के बराबर है। एंगल आपका AOP किसके बराबर है, 2x के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, 2x के बराबर है। चलो डन, इतना काम तो हम लोगों का डन हो गया। अब आगे, अब कल तुमको अंकित ने सेंट्रल एंगल भी सिखाया ही होगा, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये AOP क्या है, ये नहीं भी सिखाया होगा यार। तो मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है तुम लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाला, जिसमें लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया सेक्टर, ये सब सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, उसमें ये चीज़ सिखाई हुई है मेरी। तो ये जो आपका एंगल AOP है, ये एंगल AOP क्या है, जैसे मैं एंगल ACB को इंस्क्राइब्ड एंगल कह रही हूँ, तो वैसी AOP मेरा सरकमफरेंस पे तो बन नहीं रहा है ना। AOP मेरा क्या है, आप लोगों का सेंट्रल एंगल है। AOP क्या है, मेरा सेंट्रल एंगल है। तो आप लोगों का जो AOP है वो सेंट्रल एंगल है, और सेंट्रल एंगल किस आर्क को कट कर रहा है, चेक करो, सेंट्रल एंगल किस आर्क को कट कर रहा है। देखो ये मेरा सेंट्रल एंगल है, A से लेकर O, O से लेकर P, ये मेरा सेंट्रल एंगल है, ये दिख रहा है, A से लेकर O, O से लेकर P, ये मेरा सेंट्रल एंगल है। इस सेंट्रल एंगल ने कौन सी वाली आर्क को कट किया, इस सेंट्रल एंगल ने इस आर्क को कट किया, ठीक है। सेंट्रल एंगल जब जब किसी आर्क को कट करती है तो जितने डिग्री का सेंट्रल एंगल होता है उतने ही डिग्री की वो आर्क भी होती है, जितने डिग्री का वो सेंट्रल एंगल होता है उतने ही डिग्री की वो आर्क भी होती है। तो अगर हमने कैलकुलेशन ऐसी की है कि हमारा एंगल AOP 2x निकल के आया है, तो क्योंकि हमारा एंगल AOP एक सेंट्रल एंगल है और क्योंकि वो एक आर्क AP को कट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो आर्क AP होगी, उस आर्क AP का जो एंगल होगा वो एंगल भी आपका कितना होगा, 2x डिग्री ही होगा। ये दोनों के दोनों 2x डिग्री के होंगे, क्योंकि जितना एंगल सेंट्रल एंगल का होता है उतना ही एंगल आप लोगों के कटी हुई आर्क का भी होता है। तो इसका रीजन क्या देंगे, इसका रीजन आप क्या दोगे, ये जो आपने तीसरी एक्सरसाइज पढ़ी है, तीसरी एक्सरसाइज में यही तो पढ़ा है कि जो आप लोगों का सेंट्रल एंगल होता है वही सेंट्रल एंगल वाली चीज क्या होती है, आप लोगों की क्या होती है बताओ, वही सेंट्रल एंगल वाली चीज आपके आर्क के बराबर होती है, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि आर्क AP कितने का है, 2x का है, ठीक है। अगर मैं यही सेम आर्ग्यूमेंट्स करूं, ठीक है, सेम आर्ग्यूमेंट सिमिलरली, बट अगर मैं यही सेम आर्ग्यूमेंट्स आपके बाजू वाले ट्राइंगल के अंदर करती हूँ, जैसे मैंने अभी यही सेम आर्ग्यूमेंट आपके AOC में की, अगर मैं यही अभी सेम आर्ग्यूमेंट आपके बाजू वाले ट्राइंगल में करती हूँ जिसका नाम है BOC, सेम टू सेम का मतलब सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम का मतलब सेम टू सेम। अगर मैं यही सेम आर्ग्यूमेंट करती हूँ तो तुम्हें नहीं लगता, अच्छा उसमें फिर लेकिन मुझे अज्यूम करना पड़ेगा इस वाले एंगल को y, इस वाले एंगल को y, मैं अज्यूम कर लूंगी y और y, ठीक है। अच्छा तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, इन ट्राइंगल आप लोगों का BOC,
ये आ जाएगा इन ट्राइंगल BOC आपका जो सेक OB है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किस चीज के, सेक आपके OC के। इसका रीजन क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी रेडाई ऑफ सेम सर्कल। अगर ये दोनों के दोनों सेगमेंट इक्वल हैं तो देयरफॉर इनके जो अपोजिट में एंगल्स होंगे, ठीक है, OB के अपोजिट में क्या होगा, OCB, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल आपके OBC के। इसका रीजन क्या आ जाएगा, अगेन वही आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप लेट करके इन दोनों एंगल को कुछ अज्यूम कर लो। तो तुम लोगों ने इसको लेट किया, अज्यूम किया वाई, फिर अगेन वो जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एक्सटीरियर एंगल क्या है, BOP। तुम्हें लगता वो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल BOP किसके बराबर आ जाएगा, 2y के। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप लिख सकते हो इतना डायरेक्ट, ठीक है। इसका बस रीजन आपको प्रॉपर तरीके से देना होगा। ये रीजन क्या हो जाएगा आपका, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बराबर ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या है, ये एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। तो यहाँ से मेरे को BOP मिल गया। अब BOP भी तो मेरा सेंट्रल एंगल है, तो ऑब्वियस है कि BOP अगर 2y का है तो BOP जिस आर्क को काट रहा है, किस आर्क को काट रहा है, BP आर्क को काट रहा है, BP आर्क भी कितने की होगी, 2y डिग्री की होगी, ठीक है। और इसका रीजन भी क्या आएगा, यही आएगा जो हमने ऊपर लिखा था, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क बराबर डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क। इस तरीके से मुझे यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये आर्क कितने डिग्री की मिल गई, 2x डिग्री की बराबर है। जैसे ही मुझे यहां से लेके ये आर्क ये कितने डिग्री की मिल गई, 2y डिग्री की। तो तुमने जो इससे पहले थर्ड एक्सरसाइज पढ़ी है, उस थर्ड एक्सरसाइज में ये तो सीखा ही है कि आप आर्क का एडिशन कर सकते हो। तो अगर मैं आर्क AP को ऐड करती हूँ उसके बाजू वाली आर्क BP के साथ, तो एक कंप्लीट आर्क कौन मिलेगा, AB मिलेगा। यहां से शुरू होती है हम लोगों की नेक्स्ट स्टेप कि आप लोगों के पास जो मेजर आर्क AB है वो कैसे बनता है, मेजर आर्क आपके AP को और मेजर आर्क आपके BP को ऐड करके। इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, आपका आर्क एडिशन प्रॉपर्टी बराबर। इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। AP कितना दिया है, 2x डिग्री, BP कितना दिया है, 2y डिग्री। तो अगर किसी ने पूछा कि आपके पास आर्क AB कितने डिग्री की है, सो आई कैन से दैट मेरे पास ये इतने डिग्री की है। तो यहाँ से मेरे पास मेजर आर्क AB कितनी आ गई, आपके पास टोटल 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई के बराबर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान से देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या किया, ये जो एंगल है इसे x लिया, इस एंगल को y लिया, तो ये टोटल एंगल कितने का होगा, x प्लस वाई का होगा। टोटल एंगल x प्लस वाई का होगा, समझ लो, टोटल एंगल x प्लस वाई का होगा। तो अगर मैं कोई यहाँ से कोई मुझे पूछे कि आपका जो एंगल है, क्या नाम है उस एंगल का, देखकर बताओ, एंगल्स ACB कितने का है, तो मैं ये नहीं लिखूंगी कि आपका एंगल ACB इक्वल टू एंगल आपका ACP प्लस आप लोगों का एंगल BCP, और इसको हम लोग रीजन दे देंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। जैसे आपने आर्क को ऐड किया है वैसे ही हमने एंगल को ऐड किया। एंगल ACP हमने कितना अज्यूम किया था, x, एंगल BCP कितना अज्यूम किया था, y। तो देयरफॉर यहाँ से एंगल ACB कितना आ जाता है आपका x प्लस वाई, कितना आ जाता है x प्लस वाई। गिव इट इक्वेशन नंबर, एक मिनट, अच्छा ठीक है। तो ये है आप लोगों का क्या नाम है, इक्वेशन नंबर कौन सी दे देते हैं इसको, बस 2 दे देते हैं, ये 2, और इसको दे देती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। तुम्हें लगता कि अगर मैंने इस इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है, पुट कर दिया आपके इक्वेशन नंबर 2 में, तो देयरफॉर यहाँ से मेजर आर्क आपका AB इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB के। और डोंट यू थिंक हमको यही क्वेश्चन में प्रूव भी करना था कि एंगल ACB क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। ऑब्वियसली ये 2 यहाँ जाके डिवाइड होगा मेजर आर्क AB के, यही तो हमको प्रूव करना था। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, यही हमारा 2 प्रूफ था, और यही हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से प्रूव होता है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो हाफ होता है किस चीज के, जिस आर्क को, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे ना अपन को केसेस बनाने पड़ते हैं। अभी जो मैंने तुम लोगों को ऊपर डिस्कशन करके दिया वो ऑलरेडी एक केस था।
अब जो बाकी के 2 केसेस हैं वो बनाने हैं। बट बात ये आती है मैडम आप ये 2 केसेस बना क्यों रही हैं, कोई नीड है क्या? देखो कोई नीड नहीं है, फालतू का टाइम पास है। एक्चुअली आप एक केस के थ्रू भी ये काम कर सकते हो और दूसरे केस को भी आप ले सकते हो। तो जो बाकी के 2 केसेस है वो तुम्हारी बुक में ऐसा दिया है इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज तुम अगर सीबीएसई की बुक उठाकर देखोगे, आईसीएसई बोर्ड में इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के नाम से तो ये चीज़ नहीं है, उनकी बुक में भी आपको यही एक ही केस मिलेगा। इवन उनके तो जो पुरानी किताबें थी यानी कि आज से 5 या 6 साल पहले, बल्कि शायद उससे भी पहले, तो ये सब चीज़ें उनके इसमें थी भी नहीं। राइट, अंकित बताते हैं मुझे। और जो स्टेट बोर्ड की भी इवन पुरानी किताबें थी ना, उसमें भी ये प्रूफ यहीं खत्म हो जाता था। लेकिन अननेसेसरी अब क्या करता है, जो तुम्हारी बुक वाला है ना, वो इस चीज़ को खींचता है रबर बैंड के जैसे। कैसे खींचता है? अकॉर्डिंग टू योर बुक। अगर आप इतना भी प्रूफ लिखते हो ना तो ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उन लोगों की बुक में ये चीज़ देखो कैसे की जाती है। अब मैं तुम्हें चेंजेस बताती हूँ, सब कुछ वही है, तुम्हें प्रूफ तो समझ में आ गया ना मैंने कैसे किया। बस अब इसमें जो तुम्हारा बुक वाला है उसके चेंजेस को अपन को समझना पड़ेगा। मैंने क्या किए, 2 ट्रायंगल्स लिए, 2 ट्रायंगल्स में एक को एक्स एक्स और दूसरे को वाई वाई लिया। अब आपका जो बुक वाला है वो बुक वाला क्या करता है, 2 ट्रायंगल्स लेता ही नहीं है, कोई एक ट्रायंगल लेगा। तो लेटस से मैंने ये ट्रायंगल हटा दिया, ये हट गया, ठीक है, ये ऊपर वाला हट गया, ये वाई हट गया। यानी कि आपके पास अभी क्या है, सिर्फ एक ही ट्रायंगल है। कौन सा है वो एक ट्रायंगल? यहाँ से ए से लेकर सी, सी से लेकर क्या नाम था इसका ओ, और ओ से लेकर यहाँ पर, समझ रहे हो? बस यही एक ट्रायंगल है बस, और वो दूसरा ट्रायंगल लेता ही नहीं है। और इस अकेले ट्रायंगल को लेता है और इस अकेले ट्रायंगल को लेकर इतना सारा प्रूफ जो मैंने तुम्हें यहाँ पे सिखाया था, ये पूरा का पूरा उठाकर वहाँ पे क्या कर दो, छाप दो। ठीक है, वो दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता ही नहीं है, याद रखना, वो दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता ही नहीं है, वो बिल्कुल कंस्ट्रक्ट नहीं करता दूसरा ट्रायंगल। तुम्हारी बुक वाला दूसरे ट्रायंगल के बदले में वो पगला केसेस बनाता रहता है। तो चलो ठीक है, ऐसे पगला तो नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी वो क्या बनाते हैं, केसेस बनाते हैं आपके बुक वाले। सॉरी पगला वर्ड के लिए। तो इस तरीके से कैसा है, वो केसेस बनवा रहे हैं आपसे। अब ये जो केसेस हैं ये क्या है, क्यों बना रहे हैं हम ये केसेस, नीड क्या है हम लोगों को केसेस बनाने की? तो देखो नीड ऐसी है कि केस नंबर 2 में वो ये अज्यूम करते हैं कि मैडम अगर ये जो पॉइंट ओ है, अभी तो ये ट्रायंगल की जो साइड है ओसी, उसका ये पॉइंट है, मतलब ओसी ट्रायंगल की साइड भी है, मतलब ओ जो है वो ट्रायंगल का वर्टेक्स भी है, एज वेल एज वो ट्रायंगल का सेंटर भी है, सॉरी सर्कल का सेंटर भी है। तो यानी कि ट्रायंगल का एक वर्टेक्स और सर्कल का सेंटर, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, वो ये कह रहा है। अब देखो वो केस 2 बनवाएगा। केस 2 में वो ये कहेगा, लिखना तुमको अपने बुक के अकॉर्डिंग है, मैं यहाँ पे तुम्हें सोल्यूशन छपवाने के लिए नहीं बैठी हूँ कि मैं एक ऐसा वीडियो सॉल्यूशन तुम्हारे सामने रख रही हूँ जो बुक की एग्जैक्ट लिखी हुई भाषा को तुम्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखा रहा है। मैं तुम्हें सोचवा रही हूँ कि एक्चुअली बुक वाला क्या कहना चाह रहा है। कई लोग ना थ्योरम रट डालते हैं, बट उनको यही नहीं पता होता है कि केसेस आके बने क्यों। राइट, केसेस की नीड क्या थी? जब पिछले साल तक की किताबें, बाकी बोर्ड्स की किताबें एक केस में एग्री कर रही हैं, तो क्यों बुक वाले ने आपके 3 केसेस की पैदाइश की? तो ये उसका रीजन है कि अभी जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया, उस डायग्राम के अनुसार जो पॉइंट ओ है वो ट्रायंगल की साइड भी है, एज वेल एज वो ट्रायंगल का वर्टेक्स भी है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ट्रायंगल की वर्टेक्स और सर्कल का सेंटर, ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। अब बुक वाले को आता है डाउट, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के पास ये सर्कल है, ठीक है, ये मान लेते हैं आप लोगों का एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है, ये मान लो आपका एक इंस्क्राइब्ड एंगल है। क्या लिया था अपन ने यहाँ पे, इस बार सेंटर ओ आपके ट्रायंगल की साइड पे लो, आइच नहीं रहा, ट्रायंगल की साइड छोड़ो, ये जो हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल बनाते हैं ना, हमने इंस्क्राइब्ड एंगल क्या बनाया, ए सी पी, ये जो बनाया इस पे लाई ही नहीं कर रहा, मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल पे सेंटर ओ लाई नहीं कर रहा है, वो इंस्क्राइब्ड एंगल के कहाँ लाई कर रहा है, बाहर की तरफ लाई कर रहा है, बराबर। तो टोटल 3 केसेस हो सकते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल का जो टांगे होती हैं, जिसे मैथ्स की भाषा में आर्म्स कहा जाता है, ठीक है, ये जो 2 टांगे दिख रही ना, एक और ये दूसरी, इसको मैथ्स की भाषा में आर्म्स कहा जाता है। तो 3 केसेस हो सकते हैं कि ये आर्म्स के बाहर लाई करे, या तो वो सेंटर, या तो ऊपर वाले केस के जैसे सेंटर इंस्क्राइब्ड एंगल के आर्म पर लाई करे, या एक केस और बन सकता है कि आपने इंस्क्राइब्ड एंगल बना दिया और इंस्क्राइब्ड एंगल से अंदर की तरफ बन रहा है आप लोगों का सेंटर। ठीक है, ये भी एक केस हो सकता है। टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
तो ये पॉसिबिलिटीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऑन द आर्म रहा तो आप कैसे करोगे। अब बचनी है दो पॉसिबिलिटीज, अगर सेंटर आर्म के बाहर की तरफ लाई कर रहा है तो, और बाकी का एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर वो सेंटर क्या कर रहा है आर्म के अंदर की तरफ लाई कर रहा है तो। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहले इस पॉसिबिलिटी पे डिस्कशन करते हैं। ये वाली पॉसिबिलिटी, इसको देखो मैडम आप कैसे प्रूफ करोगे। नाम दे दो कोई भी अगड़म सगड़म, लेट्स से ए बी सी, ये मैंने नाम दे दिया। अब तुम अपनी छोटी सी बुद्धि करो, एक काम करो, डॉट 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 इसको ज्वाइन कर दो, लेट दिस पॉइंट बी ई। ठीक है, अब मुझे बताओ इनमें सबसे बड़ा एंगल कौन है। तुम बोलोगे ना सबसे बड़ा एंगल मैडम ये है, नाम क्या है बताओ सबसे बड़े एंगल का, बी ए ई। और इस बी ए ई के अंदर कितने छोटे एंगल्स हैं, इस बी ए ई के अंदर दो छोटे एंगल है, एक का नाम है बी ए सी, एक का नाम है सी ए ई। क्या इस बात से एग्री करते हो? हाँ, ये तो एग्री करने लायक है। साफ साफ मैंने दो एंगल्स को क्या किया, ऐड किया, एक इस एंगल को ऐड किया, एक इस एंगल को ऐड किया, तो ये टोटल एंगल बन गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल एग्री करते हैं। इसमें से इंस्क्राइब्ड कौन है, ये इस बला को आप इंस्क्राइब्ड कहते हो, बी ए सी को। तो ये बी ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, डोंट यू थिंक ये बी ए सी की वैल्यू आएगी बी ए ई माइनस एंगल सी ए ई बराबर बी ए सी, यानी कि इंस्क्राइब्ड एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, बी ए ई माइनस सी ए ई। मानते हो? ओके। अब मुझे बताओ ये जो बी ए ई है, ये जो बी ए ई है, ये किस आर्क को कट कर रहा है, ये किस आर्क को कट कर रहा है? ढूंढो अपनी आंखों से, कल अंकित ने सिखाया है ना। बी ए ई ने किस आर्क को कट किया, इसने आर्क बी सी ई को कट किया। तो क्या मैं ये चीज लिख सकती हूं कि जब कोई इंस्क्राइब्ड एंगल जिस आर्क को कट करता है, ठीक है, तब ऐसे केस में वो हाफ टाइम्स होता है किसके, उस कटी हुई आर्क के, हाफ टाइम्स होता है उस कटी हुई आर्क के। यानी कि अगर आपका बी ए ई कट कर रहा है आर्क बी सी ई को, तो मैं बी ए ई की जगह हाफ टाइम्स ऑफ बी सी ई लिख सकती हूँ। तुम बोलोगे मैडम अभी तो ये बात प्रूफ ही नहीं हुई। अरे हो गई ना प्रूफ, ऊपर वाले केस में आपने प्रूफ करके दिखाया ना कि अगर सेंटर आपके एंगल के आर्म पे लाई कर रहा है तो ये कंडीशन ट्रू है। तो अभी आपका सेंटर किस पे लाई कर रहा है, इंस्क्राइब्ड एंगल के आर्म पे, तो ये कंडीशन तो ट्रू है। सिमिलरली सी ए ई, ये क्या है, ये भी एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये लेकिन किसको कट कर रहा है, ये आर्क सी ई को कट कर रहा है। क्या इस इंस्क्राइब्ड एंगल सी ए ई के लिए क्या उसका सेंटर उसके आर्म पे है क्या? बिल्कुल, देखो ना, ये उसकी आर्म और ये उसका सेंटर। तो ऊपर तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि जब जब सेंटर सर्कल का आर्म के ऊपर लाई करता है तब तब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि इंस्क्राइब्ड एंगल की जो वैल्यू होती है वो हाफ टाइम्स होती है किस चीज के, आपके आर्क सी ई के, हाफ टाइम्स होती है किसके, आर्क सी ई के बराबर। अब खुद अपना छोटा सा भेजा चलाओ, ये जो है आप लोगों का, ये मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। ये मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मेजर आर्क आपका बी सी ई माइनस यहाँ पे आ जाएगा आर्क सी ई। अब डायग्राम देखो, डायग्राम देख के तुमको नहीं लगता कि ये जो पूरा का पूरा बी सी ई है, ये जो बी सी ई है, ये बी सी ई जो है आप लोगों का क्या हो रहा है, ये 2 टुकड़ों में है, मतलब बी सी और सी ई को ऐड करके बना है, बी सी और सी ई को ऐड करके बना है। डोंट यू थिंक कि बी सी और सी ई को ऐड करके बना है? बिल्कुल बना है। तो अगर मैं बी सी ई में से ये सी ई को हटा दूं तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे मैं इस चीज को बी सी लिख सकती हूँ? तो यहाँ पे तो आ जाएगा आर्क बी सी बाई 2, बस हो गया प्रूफ कि अगर सेंटर इंस्क्राइब्ड एंगल पे लाई ना करते हुए इंस्क्राइब्ड एंगल की जो आर्म है उसके आउटसाइड भी अगर लाई करता है तो भी ये प्रॉपर्टी ट्रू है कि कटने वाली आर्क का डिवाइड बाय 2 करो तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोगों को आपके इंस्क्राइब्ड एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आपका सेंटर इंस्क्राइब्ड एंगल के टर्मिनल पे लाई करेगा तो भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है, अगर वो इंस्क्राइब्ड एंगल के टर्मिनल के आउटसाइड लाइट करेगा तो भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। व्हाट अबाउट द केस ऑफ इनसाइड? तो इनसाइड भी हम सीख चुके, कैसे देखो, जो मैंने लिखा नहीं पुरानी टेक्स्ट बुकों में, पहले अपन एक ही केस मानकर चलते थे। तो देखो, अगर मैं ए सी बी को अपना इंस्क्राइब्ड एंगल मान लूं, तुम्हारा बुक वाला से कितने को इंस्क्राइब्ड एंगल मानता है?
ACP को, अगर मैं ACB को अपना इंस्क्राइब्ड एंगल मानूं तो ACB के लिए O जो है क्या उसके आर्म्स पे लाई कर रहा है क्या? नहीं, दोनों आर्म्स के बीच में लाई कर रहा है। तो यानी कि इसके लिए भी देखो ये प्रॉपर्टी प्रूफ है, तो हमने प्रूफ कर दी। ये देखो इसके लिए भी ये प्रॉपर्टी प्रूफ है। तो बेसिकली जब आपको 3 केसेस होते हैं, तीनों केसेस के लिए प्रूफ करना रहता है। खत्म कहानी, खलास। अब इस चीज को मैंने तुम्हें सिखाया है, रटवाया नहीं है कि बुक की लैंग्वेज उठा के छाप दिया है, ठीक है, कि क्यों 3 केसेस, कैसे 3 केसेस, कहाँ से कैसा। हाँ, लिखना अब तुमको इसको अपनी बुक की लैंग्वेज में एग्जैक्टली। बल्कि मैं तो यही कहती हूँ, नाम भी चेंज नहीं करो, वैसे का वैसे ही एकदम अच्छे से रट्टा मारना, फुल मार्क्स उठाना पेपर में। बट यूजुअली क्या होता है, जो रट्टू तोता लोग होते हैं ना, वो भूल जाते हैं, उनको याद भी नहीं रहता यार क्या किया था, कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो लेकिन इनका समझा हुआ रहता है ना, उनको आता है, बस खत्म। तो इस वीडियो में इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं रहेगा, क्योंकि ये लिखने लायक चीज़ नहीं है। फिर भी अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो आप अपनी खुद के वीडियो को पॉज कर करके उसको बनाओगे, क्योंकि कोई नीड नहीं है इस वीडियो में नोट्स डालने की, ठीक है। बाकी लर्निंग अगर जब करनी हो तो तुम्हें एग्जैक्टली अपनी टेक्स्ट बुक को उठाना है, टेक्स्ट बुक को उठा के क्या करना है, रट्टा उसका मारना है। बाकी की जो 2 कोरैलरीज हैं इसके बाद वाली, कि आप अगर एक डायमीटर पे होते हो तो वो 90 डिग्री सबटेंड करता है, वो तो ऑलरेडी अंकित ने प्रूफ करा दी है कल। मतलब प्रूफ मतलब ऐसे अलग से हेडिंग देके नहीं चिल्लाया उन्होंने कि अरे देखो मैं प्रूफ करा रहा हूँ। उन्होंने बताया ना कि अगर आर्क 180 डिग्री का होगा तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये सब वो सिखा चुके हैं। अच्छा, तो अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पढ़ने का, वो इसी इंस्क्राइब्ड एंगल के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो कि तुम ऐसा कल करना शुरू करोगे, इंस्क्राइब्ड एंगल के क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर एक और टॉपिक रहेगा, दैट विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूंगी कि वो डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हमें पढ़ना है, फिर उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने हैं, और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। सो टुडे इज वेडनेसडे, यानी कि आज आपको ये अपना थ्योरम लिख कर अच्छे से रट्टा मारना है घर पर, ठीक है। थर्सडे कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फ्राइडे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पढ़ेंगे, सैटरडे तक चैप्टर ओवर, खत्म, ठीक है। और उसके बाद संडे के दिन तुम्हें मैं कुछ वीडियोस फॉरवर्ड करूंगी पाइथागोरस के थ्योरम के, उसको देख दुखा कर मंडे को उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन और लग सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम सेट वगैरह भी रहेगी। सर्कल की तो प्रॉब्लम सेट हम खत्म कर चुके हैं। तो वेडनेसडे, जो नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा, तब तक हमारा सर्कल्स और पाइथागोरस दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 वीक, आफ्टर 1 वीक योर फुल सिलेबस विल बी फिनिश्ड। सो रेडी रहना फुल सिलेबस के आप पेपर टेस्ट देने के लिए, ठीक है। फुल पेपर्स के टेस्ट आप देंगे, ठीक है। तो अभी मैं इस चीज़ को ओवर करती हूँ। नोट्स अच्छे से बनाना, कॉपी में होने चाहिए थे ना, ठीक है, अच्छे से, और वही तुम्हें रखना है जो तुम्हारी बुक में है, ठीक है। इधर उधर का फालतू काम मत करना।